नाउ स्टूडेंट्स, देखिए गैस लॉ में हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, वो आपको नहीं मिले होंगे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा थोड़ी सी, ठीक, और अभी भी ख़राब है। अभी 101 फीवर अभी भी आ गया, एक क्लास ले ली, लेकिन अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो चीज़ें प्रॉपर चलेंगी। ठीक, बट मैंने सोचा अब आज स्टार्ट ही कर लेते हैं, देखते हैं कितनी क्लास हम आज कर पाते हैं, है ना। वो हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब मैं फील करूँगा अनकंफर्टेबल तो हम इसको बंद कर देंगे। एक दो दिन में तबीयत आशा करता हूँ मैं ठीक हो जाएगी, फिर क्लासेस आपकी वैसे ही चलेंगी जैसे चलती थी। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि फीवर जा ही नहीं रहा है मेरा। चलिए, लेकिन अब मुझे पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। चलिए देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लॉ एक स्टार्ट कर लेते हैं। रही बात क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन आपसे मैंने बात करी थी वो तबीयत थोड़ी ठीक होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, पीछे के टॉपिक्स आपने बच्चों पढ़े ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है आपका, एवोगाड्रो लॉस। ओके, सो एवोगाड्रो लॉ बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, करेक्ट। एवोगैड्रोस लॉ। अब ये एवोगाड्रो नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक, ये केमिस्ट का नाम है। अब इन्होंने क्या लॉ दिया बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, आपके पास टोटल 4 पैरामीटर थे। कौन कौन से बताइए? प्रेशर था, वॉल्यूम था। अच्छा, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग इस क्लास की देख रहे होंगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आज मैं नहीं लगा पाऊंगा, और कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस रोक दिए हैं। क्वेश्चन जब थोड़ा मैं बेटर फील करूंगा तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक, नाउ पी वी, क्वेश्चन क्या, एक ही क्वेश्चन है जो करना है ना। देखिए बच्चों, पी वी एन और टी, ये आपके टोटल 4 पैरामीटर आपने पढ़े थे। ठीक, अब एवोगाड्रो लॉ में क्या करिए आप, आपका मतलब है एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, क्या करते हैं, जब भी बच्चों आपका यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, ठीक, ओके, जब भी आपका क्या कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि देखिए अभी आपने एन को कांस्टेंट करके, टी को कांस्टेंट करके प्रेशर वॉल्यूम के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ा, ठीक है, बॉयल्स लॉ पढ़ा आपने। फिर चार्ल्स लॉ में आपने वी और टी के बीच में रिलेशन पढ़ा, पी और एन को कांस्टेंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी को कांस्टेंट करेंगे और टी को कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ एवोगाड्रो लॉ में पी और टी कांस्टेंट होगा और रिलेशन निकलेगा वी और एन के बीच में। ठीक, सो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक, और यहाँ पर बच्चों आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, ठीक, क्या क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया और आपका टेम्परेचर क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो बच्चों अब आप खुद समझो, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप खुद ही फील करिए और मुझे बताइए। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बलून है ना, ये जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए एक बलून है, ये धागा वागा इसमें, ये थ्रेड वगैरह लगा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि इस बलून का, ठीक, ओके, जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए V1 है, बात समझिएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। और बच्चों देखिए, अगर गैस का वॉल्यूम V1 है तो इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स तो होंगे गैस के, मान लो N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं। कितने हैं, N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने सेम गैस इस बलून में हमने और भर दी। सही है ना, क्या किया सर, इसमें हमने क्या किया, सेम गैस इस बलून में हमने भर दी, है ना। सेम गैस का मतलब आप समझ रहे हो, मान लो हाइड्रोजन गैस थी तो हाइड्रोजन भर दी, हीलियम थी तो हीलियम भर दी, जो सोचना आप सोच लीजिए। ठीक, अब सुनो, अब आप खुद सोचो, अगर वही गैस आप और भर रहे हो, और मैंने आपको क्या बोला अभी बताइए, एवोगाड्रो लॉ में बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब मान लीजिए बच्चों, यहाँ प्रेशर कितना था ये वाले सिचुएशन में, पी, और टेम्परेचर टी था। आपने सेम गैस भरी तो भाई खुद सोचो ना, गैस भरोगे तो बलून ऐसा फैल जाएगा, फैल जाएगा का मतलब है एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब बच्चों उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, है ना, भाई टेम्परेचर तो तुमने बढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत तो तुमने भी साइंस पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत अंदाजा तो तुम्हें भी लग रहा है, और पीछे भी पढ़ के आए हो कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाएंगे गैस के या एटम्स, तो एक्सपैंड करेगा। लेकिन हमने क्या बोला आपसे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक, और प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए। तो यदि गैस का टेम्परेचर सेम गैस हमने इसमें फिल करी और
प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई आप में बलून में और गैस भरी तो बलून तो एक्सपैंड हो जाएगा, ये गुब्बारा इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। सही है ना भाई, खुद दिमाग लगाइए, आप और गैस डालोगे तो क्या बलून एक्सपैंड नहीं करेगा, बड़ी कॉमन सी बात है ना। तो अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मैंने कहा कि भाई बलून का अब वॉल्यूम कितना है ना, बलून का वॉल्यूम कितना है, तो बलून का वॉल्यूम कितना है, V2 है। ठीक, और बलून के नंबर ऑफ मोल्स, अब आप खुद सोचो बच्चों, बढ़ जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना भाई, तुम उसमें और गैस डाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ जाएंगे, मतलब N1 से चेंज होके कितने हो गए बताइए, N2। ठीक, और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, यहां पर जो आप कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों कि N2 इज ग्रेटर देन N1, नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकंड कंडीशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट कंडीशन। भाई गैस और डाला है आपने सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे, यानी कि ये वाले बलून का प्रेशर P था, टेम्परेचर T था। ठीक, और ये वाले बलून का भी प्रेशर कितना है, P है, और टेम्परेचर बच्चों यहाँ कितना है आपका, T है। यस सर। अब बच्चों आप क्या देखते हो बताओ, यहाँ आप क्या देख रहे हो, बहुत सीधी सी बात देख रहे हो कि अगर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, चेक कर लो भाई आपके सामने ही है सब कुछ। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ रहे हैं भाई, देख लो ना। ठीक, देख लो यहाँ वॉल्यूम V1 था, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है गैस ने। ठीक, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, V2 है, तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ से क्या, ये देखिए V2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, V1, देख लो। तो साफ साफ पता चल रहा है वॉल्यूम यदि आप बढ़ा रहे हो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, बस यही एवोगैड्रो लॉ है। यही बच्चों आपका क्या है, एवोगैड्रो लॉ है। यानी कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। ठीक, सो ब्रैकेट में लिख लीजिए V इज प्रोपोर्शनेट टू N। बच्चों कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है आपके, दोनों के दोनों क्या है आपके, फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक, ये चीज हो गई। चलिए अब इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे यदि हम कंटिन्यू करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू N। ठीक, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन बच्चों आप हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यहां पर आएगा इनटू N। सही है, ओके। ठीक, ये चीज है, ओके। अब यहां से देखिए V और ये N आके इधर डिवाइड लगाएगा तो V अपॉन N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V अपॉन N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और K को गैस कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, पता ही है आपको, K को बच्चों गैस कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वेयर K इज गैस कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों लास्ट की कुछ क्लासेस आप करते हुए चले आ रहे हैं, अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वॉल्यूम और, देखिए बच्चों जब भी प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सही है ना, क्या सर, जब भी प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब भी क्वेश्चन में बच्चों, जब भी क्वेश्चन में आपका, आई एम वेरी सॉरी मेरे से कुछ और निकल गया शायद, प्रेशर वॉल्यूम बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, जब भी बच्चों प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक, थोड़ा उल्टा सीधा बोलूंगा ही, फीवर क्योंकि बहुत तेज है, ठीक, बट एक क्लास में लूंगा। चलो देखो, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक, अगर कांस्टेंट आपको कभी भी मिल जाए, ठीक, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो इक्वल कर देना है, बस कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, वॉल्यूम और मोल का रेशियो इक्वल कर देना, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। यानी कि सर क्या करेंगे सर क्वेश्चन में, सर आप ये करोगे क्या, V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। सही है, यहां पे देख लीजिए बलून वाला केस बच्चों, बलून वाला केस देख लीजिए, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक, तो फर्स्ट वाली कंडीशन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली कंडीशन का नंबर ऑफ मोल्स। ओके, यानी कि क्या हो जाता है सर यहां से, वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। बस बड़ी कॉमन सी बात है।
आराम से आपने इसको बच्चों कैच कर लिया होगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये भी आप देख लो बच्चों, थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स लगा दीजिए, थोड़ा इसमें आप क्या लगा दो, मैथमेटिक्स लगा दीजिए। ठीक, तो यदि आप इसमें मैथमेटिक्स लगा देंगे तो क्या होगा बताइए, ये V2 इधर आ जाएगा, N1 उधर चला जाएगा। तो किसी किसी बुक में बच्चों कैसे लिखता है, किसी किसी बुक में कैसे लिखता है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। क्या दिक्कत है, और वैसे भी आपको पता है V इज प्रोपोर्शनेट टू N, तो V1 के सामने N1 आएगा, V2 के सामने N2 आएगा, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो बस चाहे बच्चों आप ऐसे ध्यान कर लीजिए और चाहे आप इसको ऐसे ध्यान कर लीजिए, मर्जी है आपकी, दोनों बातें सेम। मैं तो कैसे याद करता हूँ, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ कि जब भी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मैं समझ जाऊंगा एवोगैड्रो लॉ है। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इक्वल करता हुआ चला जाऊंगा, मेरा सवाल हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है। ठीक, ये हो गया, बड़ी कॉमन सी बात बताई बच्चों आपको। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब ना कभी कभी आपको बच्चों क्या होगा, कोई कंबशन रिएक्शन मिल जाएंगी। जब अभी सवाल आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब सवाल आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए जरा आप समझिए। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होगा, आपको कुछ कंबशन रिएक्शन दिख जाएंगी। ठीक, मतलब ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी बच्चों आपको कंबशन रिएक्शन दिख रही हो, ठीक, या जितनी भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिख रही होती हैं, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों कंबशन रिएक्शन में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में भी लगभग लगभग ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा होता होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन, बट जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो रहा होगा, है ना, जनरली हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो रहा होगा। ठीक, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये सब हम लोग रिडॉक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। पढ़ाना क्या चाहता हूँ वो आप देखो, जितनी भी कंबशन रिएक्शन दिख जाए, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिख जाए, सर क्या कहाँ पर सर, सर एक बात का ध्यान देना है आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वहां पर आपको क्या करना है पता है, कुछ मत करो आप। देखो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ, अभी रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगा सवाल में। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बच्चों यहाँ, जैसे कि मान लो कोई ए नाम की गैस है, अरे भाई मान लो ये रिएक्टेंट साइड है, इतना तो पता है क्लास 10th में पढ़ के आए हो, एक रिएक्टेंट होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए नाम का, ये कोई गैस है, और मान लीजिए बच्चों कि ए गैस के एन मोल्स हैं, क्या सर, कोई ए नाम का रिएक्टेंट है, वो अपनी गैशियस फॉर्म में है और उसके एन मोल्स हैं, कितने सर, एन मोल्स हैं, कितने, एन। ठीक, सो इसके एन मोल्स हैं, इसने कोई केमिकल रिएक्शन करी, अरे करा होगा, क्या दिक्कत है ना, और रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम बी बन गया और ये भी गैस है, और बी के एम मोल्स बने। क्या आपको रिएक्शन समझ में आ रही है, अभी जब हम रियल एग्जांपल लेंगे तब तो क्लियर होएगा ही होगा, है ना, लेकिन मोटी मोटी बात है, ए नाम की कोई गैस है, उसके एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, कुछ रिएक्शन हो गई बच्चों, और बी नाम की गैस बन गई, प्रोडक्ट तैयार हो गया जिसका नाम बी है, उसके एम नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, तो होगा क्या, हाँ, और एक चीज का और ध्यान रखना है मान लो ये बैलेंस रिएक्शन है भाई, सुन लो ध्यान से, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना जैसे 10th क्लास में करते हो जब सवाल मिलेगा। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूं ये बैलेंस रिएक्शन है, क्या है ये बैलेंस रिएक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो, सवाल कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए का जो रेशियो है वो किसके इक्वल कर दोगे, प्रोडक्ट में जो गैस दिख रही है उसके, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी कितना है, एम, बस खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा भाई, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, अभी कराएंगे, परेशान ना हो, बस नोट कर लो। ठीक, ये बातें हो गई, ओके। नाउ अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह स्टडी कर लेते हैं, है ना। ठीक, नाउ
देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में थोड़ी स्टडी कर लीजिए एवोगैड्रो लॉ में, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने देखा क्या, v इज प्रोपोर्शनेट टू n, तो v इज इक्वल्स टू बच्चों k इंटू n, सो v अपॉन n इज इक्वल्स टू k। ठीक, इस k को ही क्या बोला था आपने, गैस कांस्टेंट। और सुनो, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ये गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, पीछे की क्लासेस करिए, याद है, ये गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा। तो जवाब है जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, या जो जो फिजिकल या जो जो पैरामीटर कांस्टेंट है, ये उस पर डिपेंड करेगा, याद है। ठीक, तो यदि आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, यहीं पे आप नोट कर सकते हो, के डिपेंड्स ऑन क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो के किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर पे, सही है। ओके, के डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, के डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये बात होगी बच्चों, ठीक। और दूसरी बात, आप आइडियल गैस इक्वेशन से बना लीजिए, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों आपका, याद है, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों आपका, बताइए, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता था, याद है। ठीक, अब यहां से आप वी अपॉन एन की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, v और ये वाला n, ठीक, ये वाला n इधर आके डिवाइड करेगा तो v अपॉन एन इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और यहां पर ये तो आपकी बनी है इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब बताओ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो कंपेयर कर दो, अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। तो क्या होगा बताओ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, आर टी अपॉन पी, ये के की वैल्यू हो गई आर टी अपॉन पी, सही। अब बताइए बच्चों क्या होगा, बताओ, अगर आप इसको देखोगे v अपॉन एन इज इक्वल्स टू के था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि आप करोगे तो यहां से क्या बनेगा, v बराबर k इंटू एन, तो बताइए ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा जाएगा, v और n के बीच में, क्योंकि वेरिएबल कौन है, v और n। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा बिहेव करेगा तो स्लोप m किसके इक्वल हो जाएगा, k के, और k किसके इक्वल है, क्यों भाई, आर टी अपॉन पी के इक्वल है, आर टी अपॉन पी के इक्वल है। यानी कि स्लोप, अब देखो बहुत पढ़ा चुका हूं, अब आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, स्लोप जितना ज्यादा के की वैल्यू उतनी ज्यादा, और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर, जिसका स्लोप ज्यादा उसमें टेम्परेचर ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक, बस क्या समस्या हो गई बताइए, क्वेश्चन करा देता हूँ एक, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों आप एक काम कर लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ये देखिए। ठीक, y एक्सिस पे क्या हो गया बताइए, वॉल्यूम रख दिया आपने, ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, और x एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ मोल्स रख दिए, सही है। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए आप, ये जो आपका स्लोप है बच्चों यहां से, है ना, ये जो आपका स्लोप है बच्चों यहां से, ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये स्लोप आपका के इक्वल, और के इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी। ओके, अब आप देख लो, बाकी मैंने आपको समझा दिया है भाई, यदि के का वैल्यू ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, यदि स्लोप ज्यादा तो के ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा, और स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम। क्वेश्चन करा दें, क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसका एक छोटा सा, है ना। ठीक, क्वेश्चन, ये टेम्परेचर T1, ठीक, और ये टेम्परेचर T2 पे ग्राफ बनाया गया, यहाँ y एक्सिस पे बच्चों वॉल्यूम है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। ओके, बस रिलेशन बिटवीन T1 T2 बताना है, ऑप्शंस दिए हुए, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन बी है T1 इज इक्वल्स टू T2, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स T1 इज लेस देन T2, है ना, एंड ऑप्शन डी इज स्टूडेंट्स T1 इज इक्वल्स टू T2 बाई 2। हाँ, जरा बताइए
जरा बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे बच्चे। ये देखिए यहाँ पे स्लोप कम है T2 के लिए और T1 के लिए स्लोप ज़्यादा है। ठीक, ओके। तो बच्चों जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, सही है ना? ओके, जो बच्चे पीछे की क्लास करके आए होंगे वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ऐसे ही बस बेवजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या? देखो, पता है क्या आपने लास्ट वाले ऑप्शन पे गौर किया? क्या आपने लास्ट वाले ऑप्शन पे गौर करके कुछ ध्यान दिया? बच्चों यहां पर तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, ऑप्शन डी की हालत देखो, क्योंकि T1 T2 का हाफ है तो T1 लेस हो गया, इसका मतलब T2 ग्रेटर हो गया। 1 सेकेंड, चलिए देखिए। हाँ, तो हाँ अब आवाज आ रही होगी, परेशान ना हो, वो कोई आ गया था, ठीक है ना? सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए बच्चों, देखिए, पता है क्या आपने ध्यान दिया बच्चों, यहाँ ये डी ऑप्शन अभी तो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई T1 T2 का हाफ है तो ये फॉल्स है अभी, क्योंकि ग्रेटर कौन है? ग्रेटर कौन है यहाँ? T1 ग्रेटर है, तो T1 T2 का हाफ है, ये बात तो चलो फॉल्स है अभी, क्योंकि T1 इस तरीके से लेस हो गया T2 से। भाई T1 अगर T2 का हाफ है तो गलत बात है, नहीं करेक्ट किया, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या पता दो ऑप्शन सही हो, मल्टीपल करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी में अगर ऐसा दे देता जस्ट भैया ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, जस्ट ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या पता सवाल ऐसे दिया होता तो 2 इधर मल्टीप्लाई करता तो T1 कितना आ जाता? अब बताओ, यहां से भी तो T1 क्या है? T2 का डबल है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही हो जाता, क्योंकि यहां पर T1 T2 का डबल है तो T1 इज ग्रेटर देन T2 मान लिया जाता, तब डी भी करेक्ट हो जाता और आपका ए तो करेक्ट है ही है। बस यही बताना था आपको थोड़ा सा। देखो येलो कलर से जो लिखा है वो क्वेश्चन है, व्हाइट कलर से मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता था। ठीक, आइए बच्चों सवाल ले लेते हैं। सवाल लेने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि बच्चे बच्चे को पता होगी, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ठीक, याद है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास का मतलब है वेट, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। याद है? बस क्या दिक्कत है, थोड़ा बस याद दिलाना चाहता था, और कोई बात नहीं है। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या मोलर मास, जो बोलना हो बोल दो, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। नंबर ऑफ मोल सभी को निकालना आता है, जितना वेट दिया हो डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। सवाल देखिए, सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है आपसे। मेरा 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1.75 लीटर 1.75 लीटर मीथेन at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, है ना, at same temperature and pressure were mixed ठीक together. What is the relation between, what is the relation between two gases in the mixture, between two gases in the mixture? Options: mass of carbon monoxide is greater than मास ऑफ, मास का मतलब वेट भी लिख सकता था, मास और वेट केमिस्ट्री में सेम है, मास ऑफ मीथेन। ऑप्शन बी इज मास ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस देन मास ऑफ मीथेन, एंड ऑप्शन डी इज मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू डबल द मास ऑफ मीथेन। ये ऑप्शंस दिए हैं। अब सवाल देखो बच्चों,
कह रहा 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक गैस का वॉल्यूम तो 1 लीटर है और दूसरी गैस का वॉल्यूम कितना है 1.75 लीटर, दोनों को मिक्स कर दिया। भाई एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक, और एक कंटेनर में 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड 1.75 लीटर मीथेन गैस आपने क्या किया, मिक्स कर दिया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जैसे ही उसने बोला, अब तो आप समझदार हो भाई, जैसे ही उसने बोला सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, तुरंत दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक, तुरंत दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक। ओके, नाउ 1 सेकेंड, जैसे ही इसने ऐसा बोला एवोगैड्रो लॉ लग जाएगा, मानते हो कि नहीं, है ना, क्या लग जाएगा, एवोगैड्रो लॉ, सही है। सो तुरंत बच्चों यहां पर लगेगा आपका एवोगैड्रो लॉ, और अभी बताया था जब भी एवोगैड्रो लॉ वाली बात आए तो V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2, ठीक। तो आपने क्या किया, V1 यानी कि V ऑफ कार्बन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास नहीं पता तो मास और नीचे मोलर मास, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना हो, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, 12 प्लस 16 कितना होता है बच्चों 28, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास यानी कि मास ऑफ मीथेन या वेट अपॉन मीथेन, वेट ऑफ मीथेन जो बोलना बोलता अपॉन में कार्बन 12 और हाइड्रोजन टोटल 4 है, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, ये लीजिए, ठीक। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन में 28 इंटू 16 अपॉन मास ऑफ मीथेन, ठीक। ओके, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आ जाएगा 1 लीटर, तो यहाँ रखोगे आप 1 और नीचे रखोगे 1.75। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आपने तो लीटर लीटर में रख दिया, भाई लीटर से लीटर कट जाएगा ना यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, लीटर से लीटर कट जाएगा क्या टेंशन है ना, रख दो, यूनिट से यूनिट कट गया, लीटर से लीटर क्या दिक्कत है, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ये सारा बचेगा सामने, तो 4 4 जा और 4 7 जा, ठीक, यानी कि 4/7, तो क्या हो गया यहाँ से 4/7 इंटू मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मीथेन, सही है। अब ये 7 इधर आएगा, 4 नीचे आएगा, 7 इंटू 1 7 अपॉन में 4 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मीथेन, ठीक। नाउ तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन, अब नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 2 30 और 4 1 जा 4 और प्लस 3 7 7.00 यानी कि 7। अब बताओ 7 से 7 कटेगा 1/1 आएगा, ठीक। तो मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 1/1, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/1 है भाई, 1/1 है बच्चों, ठीक। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू 1, सो मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन इंटू 1 मास ऑफ मीथेन, सही है। ये लीजिए दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका। अगला सवाल देखिए बच्चों, सिमिलर सवाल है, ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है आपसे, कह रहा 2 लीटर गैस ए मिक्स विथ 3 लीटर गैस बी, 2 लीटर गैस ए मिक्स्ड विथ, ठीक, मिक्स विथ 3 लीटर गैस बी, 3 लीटर गैस बी at similar temperature, at similar temperature and pressure, at similar temperature and pressure, at similar temperature and pressure, ठीक, ओके।
if equal masses of gas A, if equal masses of gas A and gas B present of gas A and gas B present then calculate the molecular weight ratio of then calculate the molecular weight ratio of gas A and gas B of gas A and gas B. ठीक, now option A is 1/2, option B is 2/3, option C is 3/2 and option D is none of these. ठीक, नाउ स्टूडेंट्स देखिए बहुत आसान है, दो गैसेस हैं, 2 लीटर गैस है मिक्स विथ 3 लीटर गैस एट कांस्टेंट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एवोगैड्रो लॉ लगेगा, क्या दिक्कत है बताओ। तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ बी है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास एम ए अपॉन मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर WT ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, उसने बोला है इफ इक्वल मासेस ऑफ गैस ए एंड बी, है ना, इफ इक्वल मासेस ऑफ गैस ए एंड बी, मतलब समझो गैस और ए और बी का मास क्या है, इक्वल है ना, गैस ए और बी का मास इक्वल है, मतलब बच्चों मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में बोला है। तो मास ऑफ ए मास ऑफ बी कैंसिल होगा, इक्वल है दोनों, तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा। ठीक, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, इतना मैथ्स आप लगा लोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए। ठीक, ओके, ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर, अब तो बच्चों कुछ है ही नहीं यार, अब वॉल्यूम ऑफ ए कितना है रख दो, कितना है वॉल्यूम ऑफ ए, 2 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ए की जगह क्या रखा, नेक्स्ट स्टेप यहां कर दूं, समझ जाओगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए की जगह कितना रखोगे, 3 लीटर, वॉल्यूम ऑफ बी की जगह कितना रखोगे, अरे एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ए 2 लीटर है ना, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है, 2 लीटर है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ए की जगह कितना रखोगे, 2 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ बी की जगह 3 लीटर, और लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा भैया, टेंशन मत लेना। ठीक, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी इज टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए। अब एक खास बात बताना चाहता हूं भाई, 2:3 पे मत कर देना, आंसर आएगा 3:2। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि पता है जिस ऑर्डर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है उसी ऑर्डर में आंसर दो ना। उसने बोला कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट रेशियो ऑफ गैस ए एंड गैस बी, तो पहले गैस ए की बात करी है ना, फिर गैस बी की, तो गैस ए का मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो लेना है गैस बी के साथ, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए रेशियो विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक, 3:2, नो कितना ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3:2, सही है। बस ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक, चलिए और सवाल देख लेते हैं बच्चों। ठीक, एक रिएक्शन वाला सवाल देखोगे, रिएक्शन वाला सवाल देखोगे, अभी क्या पढ़ाया था रिएक्शन में बताओ, यहाँ पर आओ, केमिकल रिएक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ, कि इधर कोई रिएक्टेंट हो तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट के मोल। इसी बात को पता है कैसे पढ़ा जाता है,
इसी बात को पता है कैसे पढ़ा जाता है बच्चों? ऐसे पढ़ा जाता है। सर कैसे पढ़ा जाता है? ध्यान देना बच्चों, हम बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। ये क्या बता रहे हो सर? इनिशियल वॉल्यूम मतलब रिएक्शन होने से पहले का वॉल्यूम, रिएक्शन होने से पहले का वॉल्यूम। तो रिएक्शन होने के पहले तो क्या था आपके पास? रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट में जो गैसेस होंगी उनकी बात करोगे आप। तो वॉल्यूम इनिशियल वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल वाला, मतलब फाइनल में कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा, ठीक। तो प्रोडक्ट में जो गैस बन रही है, अच्छा देखो सुनो भाई ये ना मैंने बड़ा बेसिक पढ़ाया था, आप कंफ्यूजन मत, इसमें कंफ्यूज मत हो। ये तो भाई मैंने बहुत बेसिक चीज आपको पढ़ाई थी, V1/V2 = N1। आप पता है बस इतना आपको करना है क्या, इनिशियल वॉल्यूम, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही बच्चों, तो इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। ये सब क्या बता रहे हो सर? अभी सवाल कराएंगे भाई इसमें ना, पता है क्या करेगा, मोल कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा लाके। बात समझिए, वो लिमिटिंग रीजेंट वगैरह जो सब पढ़ के आए थे वो सब मिक्स कर देगा इसी में आपको। तो बेसिक फंडा सर क्या पढ़ना है सर? सिंपल, क्या, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, बस तुम इतना याद रखो, इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। बस इस बात को ध्यान रखिए। सवाल देखिए, अभी अभी क्वेश्चन करा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं कोई भी। देखो अभी क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए दिखाता हूं मैं सवाल। आप देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन वाला सवाल कैसे पूछता है। केमिकल रिएक्शन वाला सवाल देखिए बच्चों, कहता है इफ अ मिक्सचर, क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ मिक्सचर containing 3 moles containing 3 moles of hydrogen and 1 mole, देखो एक मिक्सचर उसमें 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, ओके, एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट, एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन is converted completely, जरा शब्दों को ध्यान दे दीजिएगा, is converted completely into ammonia। completed into ammonia, ठीक, okay। Now the ratio of initial and the ratio of initial and the ratio of initial and final volume and final volume under the same temperature pressure, under the same temperature and pressure would be option A is 3:1, option B is 1 1:3, option C is 2:1 and option D is 1:2। सही है। अब थोड़ा बच्चों ध्यान दोगे क्या? देखो बच्चों एक चीज आप थोड़ा सा भी, आप इक्विलिब्रियम में भी बार बार पढ़ोगे, लेकिन देखो जरा, नाइट्रोजन लिया हमने, ठीक, और हाइड्रोजन लिया, ठीक, अमोनिया बन गया। ये रिएक्शन सबने क्लास 10th में पढ़ी, इसको हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक, बाद में हम कभी पढ़ेंगे डिटेल में, वो छोड़ो आप इसको देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, बैलेंस कर लो चलो। तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ 2 है ना और यहाँ 3। अब देखो बच्चों, पता है इसमें ना पहले आप थोड़ा पढ़ना सीख लीजिए बच्चों। देखिए ये टाइम t = 0 पे इनिशियली, ठीक, इनिशियली क्या होता है चेक करो, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इनिशियली टाइम t = 0 पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट करी तब तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, यानी कि प्रोडक्ट के कितने रहेंगे, 0 मोल्स। अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों भाई, क्या जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट कर दोगे प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। तो इनिशियली टाइम t = 0 पे नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं,
3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 1 मोल है, ठीक, एंड हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3 मोल्स है, ठीक। अब जरा मुझे ये बताओ कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, बताओ भाई। देखो बड़ी सीधी साफ मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है ना, ये तो मैंने रिएक्शन लिखी है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे बताओ? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। अब बताओ टाइम t इज टू टी पे, एट टाइम t इज टू टी सेकेंड पे, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी भाई, टी टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इन्होंने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, कह रहा नाइट्रोजन इज 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड कंप्लीटली। ध्यान दें स्टूडेंट शब्दों पे, कंप्लीटली कहता है वो आपसे, मतलब सर, मतलब अब आपके पास नाइट्रोजन भी नहीं बचा और हाइड्रोजन भी नहीं बचा, पूरे के पूरे आपस में रिएक्ट कर गए। तो टाइम टी टू टी पे नाइट्रोजन बचेगा 0 मोल और हाइड्रोजन भी खत्म हो चुका है, पूरा रिएक्शन कर गया ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, 0 मोल। और अमोनिया कितना बन जाएगा? अमोनिया यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए कितना लगा है, 2। तो जब 1 मोल, देखो यहाँ नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 मानेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? 2 मोल अमोनिया मिलता है। तो फाइनली आपके पास उस सिलेंडर में जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें आपके पास फाइनली क्या बचेगा बताओ? 2 मोल अमोनिया बचेगा। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं एन फाइनल कितना होगा, हाँ भाई जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, एन फाइनल कितना होगा? तो एन फाइनल कितना होगा चेक कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने बचे आपके पास? नाइट्रोजन के 0 मोल, हाइड्रोजन के 0 और अमोनिया के 2। तो 0 + 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स, ठीक। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास? 2 आ गए, सही है। अब V इनिशियल इज टू V फाइनल निकाल सकते हो, बताओ अब क्या करोगे आप, बताओ। अब आप करोगे V इनिशियल इज टू V फाइनल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, पढ़ लो भाई, सेम टेम्परेचर प्रेशर है ना। तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, तो यहां से क्या आ जाएगा? V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स Ni कितना है? 4, तो ऊपर रखेंगे 4। नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने आपके बताइए? 2, तो नीचे रखेंगे 2, कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 2 जा 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये लो बच्चों, वॉल्यूम का रेशियो पूछा था भाई इसने, हमने बता दिया, ठीक है। पढ़ लीजिए रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 2:1, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, ओके। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेने की कोशिश करते हैं, ठीक, छोटा सा ऐसा ही। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में उसने आपसे बोला 2 मोल्स A reacts with 5 moles B, 2 moles of A reacts with 5 moles of B, okay, 2A plus 5B अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन, है ना, नीचे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, गिव्स A2B5, एक मॉलिक्यूल बना, मतलब एक कंपाउंड बना A2B5 के नाम का। कैलकुलेट, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट V इनिशियल टू V फाइनल रेशियो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सही है, ओके सही है, ये सवाल है। और ऑप्शंस भी बच्चों दिए हुए आपको, ऑप्शन ए दिया इन्होंने आपको 7, ठीक, ऑप्शन बी दिया इन्होंने आपको 1/7, ठीक, एंड ऑप्शन सी दिया स्टूडेंट्स इन्होंने आपको क्या? 2/5,
ठीक। एंड ऑप्शन डी दिया बच्चों इन्होंने आपको 5/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो ये जो रिएक्शन इन्होंने हमें दी है क्या, 2A यानी कि 2 मोल गैस ए के और 5 मोल गैस बी के रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल हमको किसका मिलता है। अब देखो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हमें इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा भाई, A2B5 कंपाउंड का नाम है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे। यानी कि हमें जब 2 मोल ए के 5 मोल बी के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ये वाला कंपाउंड मिलता है, 1 मोल A2B5 मिलता है। ये रिएक्शन है, ठीक। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, वेल नोन है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। बस भाई जो पढ़ाया था वो कर लो। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल इसके कितने मोल हैं, 2, और b के कितने मोल्स हैं, 5, और इनिशियली अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी थोड़ी ना प्रोडक्ट बन जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थोड़ी ना प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये अभी 0 मोल है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, इनिशियल नंबर ऑफ, और ये सारी गैसेस है ना, सारे के सारे गैसेस हैं, 2 + 5 + 0। भाई गैस के लिए पढ़ रहे हो ना आप उसमें सॉलिड लिक्विड को थोड़ी ना देखोगे, गैस के लिए पढ़ रहे हो ना, ठीक। तो सारे के सारे गैस है, मान लेना भाई, सारे के सारे गैस है, ठीक। ए भी गैस है आपका, बी भी गैस है, और A2B5 भी आपका गैस है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कितने आ जाएंगे बताइए, 2 + 5 और ये 0, तो 7 हो जाएगा। और यहीं पे ध्यान दें, एट टाइम t इज इक्वल टू टी, जब मैं बोलता हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू टी तो समझ लेना रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक, तो ए पूरी तरीके से, अब ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन मान लो ए कंज्यूम हो जाता है पूरी तरीके से खत्म, और बी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो ये 0 मोल बचेगा और बी भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये कितना बन रहा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 मोल बन जाएगा। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए, 0 + 0 + 1, ठीक। यहां से कितने हो गए, 1, ठीक। यहां से कितने हो गए, 1। अब निकाल लो बच्चों जो भी आपसे पूछ रहा है, सही है। अब हम निकाल लेते हैं जो भी हमसे पूछ रहा है, ओके। चलिए, V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल बाय नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितने आपके 7, और नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने आपके 1। तो 7/1 तो बच्चों 7 होता है, या तो 7:1 दिया होगा या तो 7। ये लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। ये वाला आप एक क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब सुनो, एवोगैड्रो लॉ भी आपका फिनिश हो गया है ना, ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में बोला उसने 2 क्लोज बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम V, 2 क्लोज्ड bulbs of equal volume V, ठीक, containing an ideal gas, containing an ideal gas, containing an ideal gas at pressure P1, at pressure PI, PI का मतलब इनिशियल प्रेशर PI है, एंड टेम्परेचर जो इनिशियल है वो कितना है T1, एंड टेम्परेचर कितना है T1 है। सुन लो भाई ध्यान से, ठीक, सुन लीजिए ध्यान से। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा अभी, बट चलो बना देते हैं। अच्छा, डायग्राम बना के एग्जाम में आया भी हुआ है ना, डायग्राम बना के ही एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कह रहा है 2 क्लोज बल्ब्स हैं, इक्वल वॉल्यूम V है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक, इसका भी वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक। कंटेनिंग एन आइडल गैस एट प्रेशर P इनिशियल P1 एंड टेम्परेचर T1, मतलब समझो, ठीक है। इस वॉल्व का भी टेम्परेचर T1 है और इस वॉल्व का भी टेम्परेचर कितना है T1 है, और इनिशियल प्रेशर कितना है PI है,
और यहाँ पर भी गैस का इनिशियल प्रेशर कितना है, पी आई। ये कहानी इतनी उसने बोली, मैंने बना दिया। आगे सुनो, आगे वो क्वेश्चन कहता है बच्चों आपसे, आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब, connected through a narrow tube, are connected through a narrow tube। नैरो मतलब बहुत पतली सी ये ट्यूब है जिसका वॉल्यूम, नैरो ट्यूब क्यों बोल रहा है, नेग्लेजिबल वॉल्यूम, ट्यूब का वॉल्यूम कुछ भी नहीं मानना है, ट्यूब का वॉल्यूम 0 है, ठीक। ऑफ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लेजिबल वॉल्यूम, ऑफ नेग्लेजिबल वॉल्यूम, okay, as shown in the figure, as shown in the figure, okay। कह रहा the temperature of one of the bulb is the temperature of one of the bulb is raised to T2, ठीक है। ध्यान से सुनो, इन दोनों में से बच्चों कोई भी बल्ब ले लो, चाहे ये वाला बल्ब ले लो चाहे ये वाला, T1 से बढ़ाकर टेम्परेचर किसी एक बल्ब का कितना कर दिया गया, T2 कर दिया गया, ठीक। द फाइनल प्रेशर PF, द फाइनल प्रेशर PF, ठीक। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज 2 PI in the bracket T1 upon T1 plus T2, ठीक। एंड ऑप्शन बी इज 2 PI अपॉन 2 PI इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन सी आपको दिया है 2 PI इन द ब्रैकेट T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक। ऑप्शन डी इज P इनिशियल इंटू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक। अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला, पहले तो ऐसा था, फिर इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आगे पढ़ो यहाँ से, आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन इन द फिगर, है ना। ओके, देन टेम्परेचर, देखिए पढ़ता जाऊंगा और डायग्राम बनाता जाऊंगा। देन या द टेम्परेचर, द TEMP टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज रेज टू T2। इन दोनों में से एक बल्ब का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा दिया गया और T2 कर दिया गया, है ना। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ उसको देखो, सडनली क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। सडनली इन दोनों बल्ब में से आपने एक का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मान लो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया T2, और जैसे ही ऐसा किया आपने, भाई प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसने बोला फाइंड द फाइनल प्रेशर। तो अब मान लो कि फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा क्योंकि बल्ब तो उतना ही बड़ा है, वॉल्यूम फिक्स है ना। तो यहाँ प्रेशर P फाइनल हो गया, यही P फाइनल आपको बताना है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइनल प्रेशर। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइनल प्रेशर निकालना है, ठीक। ओके, अब देखिए बच्चों, अब ये आपको सवाल समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है इसमें, ठीक। तो कोई लॉ वॉ कुछ समझ में जल्दी आएगा नहीं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, कि कोई लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा फंडा करो, क्या, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, याद है आपको, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हो, याद है बच्चों, बताइए क्या बताया था। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब ना हो रही हो तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिए, क्या समस्या है बताइए, ठीक। ये देखिए बच्चों, इनिशियल ये रही कंडीशन और फाइनल ये रही कंडीशन, ठीक। तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अब सुनो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, जो बच्चे भूल चुके हैं, PV, याद है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था,
P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ये वाले बल्ब में कितने मोल हैं और प्लस ये वाले बल्ब में कितने मोल हैं भाई, इसमें कितने मोल होंगे? इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T1। सो प्रेशर P इनिशियल, वॉल्यूम V अपॉन R इंटू टेम्परेचर T1। तो ये यहां के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, प्लस यहां के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई? इनिशियली में इसके मोल्स आ जाएंगे प्लस इसके मोल्स आ जाएंगे, तो इसमें कितने मोल्स होंगे बताओ? P इनिशियल इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर T1। सो P इनिशियल इंटू वॉल्यूम V अपॉन R इंटू टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स प्लस यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? P फाइनल इंटू वॉल्यूम V अपॉन टेम्परेचर T1 और प्लस यहाँ का P फाइनल इंटू वॉल्यूम V अपॉन में टेम्परेचर T2। ये लीजिए, बस अब इसको सॉल्व करिए और P फाइनल की वैल्यू निकालिए। यहाँ से कैसे निकालोगे? देखो, ये P इनिशियल इंटू वॉल्यूम अपॉन आर T1 और प्लस P इनिशियल इंटू वॉल्यूम अपॉन आर T1, ये ऐड हो जाएगा लाइक टर्म से, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस प्लस दिस 2 टाइम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स P इनिशियल इंटू वॉल्यूम अपॉन आर T1। ये आया कि नहीं आया भाई? देख लो, देख लो, जो ये है भाई x प्लस एक्स 2x होता है, तो जो ये लिखा है ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करो पता है? यहाँ से आप एक काम करो, P फाइनल और V को कॉमन ले लो, P फाइनल इंटू V कॉमन ले लो। तो P फाइनल इंटू वॉल्यूम V को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक, V से V कटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू इनिशियल प्रेशर अपॉन, एक चीज़ हम लोग ने शायद लिखना भूल गए, यहाँ पर R लिखना भूल गए ना। यस, यहाँ पर P इंटू वी R इंटू T1 और प्लस ये वाले बल्ब के लिए P फाइनल इंटू V अपॉन R इंटू T2। आई बात समझ में भाई? इसमें मोल्स कितने? P फाइनल इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू T1, क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा ना चेंज हुआ, इसका अचानक से दोनों में से किसी एक बल्ब का रेस करके T1 से T2 कर दिया तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? P फाइनल, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया दोनों जगह, तो P फाइनल इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू T2। ठीक, 2P इनिशियल अपॉन R इंटू T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P फाइनल इन द ब्रैकेट 1/T1 और प्लस 1/T2। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2P इनिशियल अपॉन R इंटू T1 इज इक्वल्स टू P फाइनल इन द ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 T2। ठीक, T2 इंटू 1 T2 और प्लस T1 इंटू 1 T1। ठीक, ये होगी, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ और हो गई जो कि हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ से R भी कॉमन हो गया होगा ना नीचे से, तो R से R कॉमन हो गया, कट गया होगा यहाँ, अब R बचेगा नहीं, तो R यहाँ नहीं बचेगा। उसके बाद T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2P इनिशियल इज इक्वल्स टू, सॉल्व तो आप कर सकते हो, इज इक्वल्स टू P फाइनल इन द ब्रैकेट T2 प्लस T1 को आप क्या लिख सकते हो? T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 और अपॉन में क्या बचा? T2। बस P फाइनल निकाल लो यहाँ से। अब इतनी तो मैथ्स आती होगी, T2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2P इनिशियल इंटू T2 और T1 प्लस T2, P फाइनल में मल्टीप्लाई तो आके डिवाइड, T1 प्लस T2। ये आ गया आपका P फाइनल। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए बोल रहा था। तो वही चीज़ है, कोई ऐसा क्वेश्चन उल्टा सीधा आ जाए, कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, 2P इनिशियल इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। 2P इनिशियल इंटू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2P इनिशियल T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक, ध्यान से सुनिए, इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरा फीवर है ना, लग रहा है बहुत तेज, अब दिक्कत हो रही है, तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, 1-2 दिन में चीज़ें वैसे ही चलने लगेंगी जैसे चलती थी। ठीक, यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी हम इसको, इतना आप पढ़ के आइए। ठीक, जाइए।